नाउ इट इज फाइन। थोड़ी सी ऑडियो कम है। मेरी और ऑडियो ठीक है? हाँ, ऑडियो ठीक है। एम आई ऑडिबल टू आपकी एवरीवन? आपकी ऑडियो हल्की सी कम आ रही है। ओके 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 ओके, नहीं आया, कनेक्ट नहीं होता। ठीक है, अभी चालू करें? हाँ हाँ हाँ, करो हाँ करो। हाँ, ओके। सो मैम, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, हाउ डिड यू गेट इनटू डर्मेटोलॉजी? मतलब ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप आई got to experience all the different branches. So ओके। that's when I realized that I wanted to serve the country, serve the people, do good things to for people, but I also wanted something for myself. मतलब मुझे एक वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए था, एंड आई रियलाइज कि वो डर्मा के अलावा किसी और ब्रांच में इतने अच्छे से मिलेगा नहीं। प्लस ये ब्रांच बहुत ग्रेटिफाइंग है, आपको सर्जिकल हैंड भी पूरा मिलता है, आपको मेडिसिन वाला पार्ट भी पूरा देखने को मिलता है। तो एक तरीके से मेडिसिन की सुपर स्पेशलाइजेशन मुझे लगती है डर्मा, जिसमें आप सिर्फ स्किन की मेडिसिन पढ़ते हो। तो इन अ वे आई फाउंड द सब्जेक्ट वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आई आल्सो फाउंड इट टू बी रिलेटिवली लेस स्ट्रेसफुल देन डर्मेटोलॉजी। जस्ट किसी का माइक ऑन है। हाँ, ठीक है। हाँ, सॉरी सॉरी मैम, यस प्लीज कंटिन्यू। हाँ हाँ, मतलब हाँ। यही मेन रीजन था। स्ट्रेस लेवल कम है और ग्रेटिफिकेशन सब टाइप की है, तो इसलिए मैंने डर्मेटोलॉजी चूज की थी। ओके, इफ आई कैन आस्क, व्हाट वाज योर रैंक AIR इन योर मेरी नीट पीजी? रैंक मतलब यूजी में तो 214 थी, और फिर वाओ। नीट के टाइम पे मैंने 2 एग्जाम दिए थे, तो मतलब आईएनआईज में तो अच्छी थी, जो एम्स का पेपर होता है उसमें 490 और 634 थी, बट नीट में थोड़ी सी पीछे थी, 2500 थी। तो मेरे ओके। को डरमा मतलब ऑलमोस्ट बस मिल गई किस्मत से, बट हम्म। और थोड़ी पीछे आती तो शायद ना भी मिलती। अच्छा, आपका 3 इयर्स का एक्सपीरियंस कैसा था इन MD डर्मेट? लाइक इफ यू कैन टेल मी कि फर्स्ट ईयर में क्या होता है, सेकंड ईयर में क्या होता है, थर्ड ईयर में क्या कैसे होता है, व्हाट हाँ वाज द हाँ हाँ, एक्सपीरियंस तो लाइक? जब हाँ मैंने हाँ। डरमा ज्वाइन की थी तो मुझे लगा था कि मैं ज्यादा एंजॉय नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे लगा था स्केबीज और टीनिया ही होगा मोस्टली। मतलब बाद में मुझे पास आउट होके एस्थेटिक्स कॉस्मेटिक्स सीखना पड़ेगा, उसके बाद में शायद मुझे ब्रांच फुलफिलिंग लगेगी, बट मुझे मजा नहीं आएगा। बट मैंने बहुत सारा SGS10 देखा, पेम्फिगस देखा, बहुत सारे क्लिनिकल केसेस देखे, बहुत वैरायटी के, बहुत सारी सिस्टमिक स्क्लेरोसिस, SLE वगैरह देखा, तो मैंने रियलाइज किया कि ये सिर्फ एक्ने नहीं है, सिर्फ एक्ने, स्केबीज, टीनिया या फिर विटिलिगो नहीं है। डर्मेटोलॉजी में बहुत कुछ और आता है। धीरे धीरे जब मैंने क्लिनिकल केसेस को एक्सप्लोर किया, जब मैंने देखा कि इतनी वैरायटी है, तो मुझे डर्मा बहुत पसंद आने लगी। प्लस थोड़ा सा एस्थेटिक टच हमारी पीजी में भी था ही, मतलब लेजर वगैरह रखे हुए थे और थोड़ा बहुत प्रोसीजर्स वगैरह हम लोग करते थे। तो उसके बाद में मैंने खुद से ही क्यूटेनियस सर्जरीज करनी स्टार्ट करी, तो मुझे और ज्यादा ब्रांच इंटरेस्टिंग लगने लगी। ओके। तो मतलब वही था कि पीजी वाज अ वेरी फुलफिलिंग एक्सपीरियंस, बहुत ही न्यू था सब कुछ। तो पीजी में तो तुम वैसे बहुत एक्साइटेड रहते हो, हर चीज पहली बार देख रहे होते हो, सीख रहे होते हो। अभी थोड़ी मोनोटोनस लगने लगी है मुझे अपनी मतलब जहाँ मैं काम कर रही प्रैक्टिस। हूँ वहाँ पे चैलेंजिंग केसेस इतने नहीं आते, थोड़ा रूटीन मोनोटोनस केसेस ज्यादा लगता है। है, बट फिर भी ठीक है। ओके। सो आपके पीजी लाइफ में आपने काफी इंटरेस्टिंग केसेस देखे हैं, तो आप कोई रिसेंट केस बताओगे हमें कि जो ज्यादा इंटरेस्टिंग था? रिसेंटली तो देखो, मैं दिल्ली गवर्नमेंट के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ, तो हम्म वो मेडिकल कॉलेज नहीं है एक्चुअली, तो वहाँ पर इतने हम्म इंटरेस्टिंग केसेस नहीं आते। बट हमने रिसेंटली एक डेंगू देखा था मैंने, मतलब हम्म उसका आइलैंड ऑफ, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी डाला था कि हम्म स्किन स्पेयरिंग थी इन आइलैंड ऑफ रेड। तो वो एक हम्म। साइन होता है जो डेंगू में मिलता है, वो उस पेशेंट में क्लासिकली था। ओके। तो वो एक मेरे को अच्छा लगा था। प्लस मैंने एक फोटो डर्मेटाइटिस कुछ दिन पहले बनाया था, तो उसको बहुत अच्छा। ड्रामेटिक रिस्पॉन्स था स्टेरॉइड्स को, तो वो चीज मुझे अच्छी लगी। ओके, सो विल स्टार्ट डिस्कसिंग केसेस मैम, जो हम लोग ने पहले भी डिसाइड किया था। ठीक ओके, है ठीक है। चलेगा। ओके। मैं केसेस डिस्प्ले करता हूँ एंड विल डिस्कस। जस्ट अ सेकेंड, माय स्क्रीन इज विजिबल? माय स्क्रीन इज विजिबल एवरीवन? मैम, है विजिबल? ये हील्ड पेम्फिगस है क्या? PIH है हाँ हाँ, पेम्फिगस का? ये पेम्फिगस वाला है। सो मैम, विल स्टार्ट फ्रॉम पेम्फिगस ओनली, फिर मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ पेम्फिगस रिलेटेड। सो आप ठीक है। बोलो कि मॉर्फोलॉजिकली कैसे प्रेजेंट होता है पेशेंट, कौन से एज में कॉमन है, देन लाइक
डेंजरस साइंस क्या होते हैं एंड प्रोग्नोसिस कैसा है? देखो पेम्फिगस दो, मतलब बुलस पेम्फिगॉइड और पेम्फिगस वल्गारिस यही दो कॉमनली आते हैं। तो बुलस पेम्फिगॉइड तो एक एल्डरली पेशेंट आएगा ऐसे बुला लेके जो बर्स्ट नहीं हो रहे, और पेम्फिगस वल्गारिस वाला पेशेंट मैक्सिमम बुला अपने ऐसे लाएगा जो बर्स्ट हो चुके हैं और नीचे रॉ एरियाज बचे हैं। तो जब ओके। तुम मैनेज करने लगते हो तब भी तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें रॉ एरियाज की ड्रेसिंग करनी है, क्लीनिंग करनी है, वहां पे अच्छे से एंटीबायोटिक लगानी है। एंटीबायोटिक नहीं तो जेंशन वॉयलेट या कुछ, मतलब कुछ एंटीसेप्टिक चीज लगा के रखनी है, उनको अच्छे से तुम्हें कंट्रोल करना है। फिर ऑब्वियसली जो ट्रीटमेंट लाइन होती है वो तो अपनी होती ही है, जो ड्रग्स वगैरह हम देते हैं। बट उसके अलावा ओके। तुम्हें थोड़ा अगर ज्यादा सीवियर पेम्फिगस है तो टेम्परेचर वगैरह कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर पेशेंट को अप्रोप्रिएट सराउंडिंग्स में रखना पड़ेगा। कुछ किसी किसी के ओरल लीजन्स होते हैं, जेनाइटल लीजन्स होते हैं, तो उनमें आरटी फोलीज वगैरह भी डालना पड़ सकता है अगर उन्हें फीडिंग डिफिकल्टी वगैरह है तो मतलब ये सब मैनेजमेंट बेसिक से एक नर्सिंग केयर देनी पड़ेगी और हमारी ड्रग्स होंगी, तो वो मेनली रहता है। बट उसके ओके। अलावा भी पेशेंट जो आएंगे वो मैक्सिमम ब्लिस्टरिंग लेके आएंगे, या तो फिर म्यूकोजल सरफेसेस की होगी, आईज की, थोड़ा थ्रोट वगैरह की, लैरिंग्स की, जेनाइटेलिया की, इन सब जगहों की, और स्किन की। तो पेम्फिगस वल्गारिस में तो दोनों इन्वॉल्व होते हैं, बुलस पेम्फिगॉइड में सिर्फ स्किन इन्वॉल्व होती है। ओके। ओके। सो मैम, आपका कोई रिसेंट केस है जो बहुत ज्यादा सीवियर था पेम्फिगस वल्गैरिस वाला? मैंने एक्चुअली पेम्फिगस ना लास्ट अपनी रेजिडेंसी में ही देखा था। प्राइवेट में हम, मतलब प्राइवेट बोल रही हूँ क्योंकि प्राइवेट टाइप ही है वो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ मैं काम करती हूँ। वहाँ मैंने एक पेशेंट अभी रिसेंटली देखा था, बट वो सेल्फ रिजॉल्व हो गया, मतलब बहुत जरा सी ब्लिस्टरिंग थी उसको जो खुद ही ठीक हो गई, तो उसने बायोप्सी भी नहीं कराई। तो मतलब मैंने पीजी में जो लास्ट देखे थे वो तो ऐसे ही होते थे कि पूरी पूरी बॉडी पील हुई पड़ी है, ऐसे ही बेड पे पेशेंट्स पड़े हुए हैं, चलने फिरने में भी उनको पेन हो रहा है क्योंकि उनकी स्किन टीयर हो रही है जब वो उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ओके। चल फिर रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट्स मैंने देखे हैं। तो लास्ट मेमोरी तो मेरी पेम्फिगस की वही वाली है जो रेजिडेंसी में देखा था। अच्छा, इट फॉलोज रिलैप्स एंड रेमिशन, राइट? सो रिलैप्स भी रहेगा एंड रेमिशन इज अ फेज व्हेन डिसीज गोस टू स्लीप फॉर सम टाइम। सो जो माइल्ड वाले केसेस है तो ये रिलैप्स तुरंत करते हैं कि आपने जो देखे वो कैसे है फिर 2 years, 3 years, 5 years? मतलब मैंने देखा है कि 6 मंथ्स एवरेज लेके चलो कि 6 मंथ्स तक तो पेशेंट ठीक रहेगा ही रहेगा। कोई कोई 1-2 years तक भी जाते हैं, 1 years तक भी बहुत सारे पेशेंट्स जाते हैं, बट 2 years के अराउंड सबका रिलैप्स होने ही लगता है। तो ये काफी डिप्रेसिंग डिजीज है फॉर द पेशेंट टू हैव, क्योंकि मतलब they will keep having the symptoms all throughout their life. They cannot plan their life per se because they never know when they will start blistering again. Okay. And what about rituximab and heavy dose of steroid? Like in severe cases, you guys give rituximab, right? हाँ हाँ, दिया है वो हाँ। मैंने पीजी में काफी दिया है। अच्छा, तो उसका कैसे होता है डोसेज एंड ड्यूरेशन ऑफ ड्रग? मतलब यार डोज ऑनेस्टली मेरे को थोड़ा रिवाइज करनी पड़ेगी, बट क्योंकि पीजी फर्स्ट ईयर में हम लोग देते थे, 4 years हो गए मुझे दिए हुए रिटुक्सिमैब खुद से, बट रिस्पॉन्स काफी अच्छा होता था उसका। उससे अच्छा। रेमिशन जो है वो ज्यादा प्रोलॉन्ग रह पाता था। ओके। हमारे पास भी एक पेम्फिगस वल्गैरिस का केस था जो कि काफी सीवियरली आगे बढ़ा एंड आई थिंक ही डाइड आफ्टर दैट। तो ओके ओके। हाँ, वी कैरिड आउट लॉट ऑफ ट्रीटमेंट और उसको फिर हम लोग ने प्रॉपरली रेफर भी किया था जेजे हॉस्पिटल में। उसका पहले बहुत माइल्ड था बट अचानक से शायद से उसने एब्रप्टली स्टेरॉइड्स एंड इम्यूनोसप्रेशन स्टॉप किया था एंड व्हेन ही केम टू अस तो 15 days ही हुआ था जस्ट स्टॉप करके। उसको ओरल लीजन्स भी थे यही उसका ही पिक्चर है। ही वाज ऑलमोस्ट 40 years of age and 40 kg में भी एंड लेटर ऑन उसने पूरे बॉडी पे ब्लिस्टरिंग डेवलप किया और मे बी ही डाइड। सो उसको पेम्फिगस वल्गैरिस इज अ डेंजरस डिसीज आफ्टर ऑल। आई विल डिस्कस वन मोर केस। ओके। सो so this was his image just before transferring this patient. Okay, we'll discuss one more. Okay, this हाँ हाँ बोलो। vitiligo. हम्म। हाँ। So what's मतलब your वही take है, on vitiligo? विटिलिगो हाँ। विटिलिगो इतना डिफिकल्ट तो है नहीं डायग्नोस करने में, बट ट्रीट करने के लिए काफी डिफिकल्ट है। हम्म। प्लस विटिलिगो से रिलेटेड मिथ्स एंड ऑल भी लोगों बहुत को ज्यादा है। काफी रहते हैं।
जैसे हम्म लोगों को लगता है ये टच करने से स्प्रेड होगा या कुछ वाइट खाने से बढ़ेगा, हम्म या हम्म हम्म फिर हम्म मतलब कुछ पुराने जन्मों के कुछ वो थे तुम्हारे सिंस है जिसका रिजल्ट ये है। तो विटिलिगो तो हम्म। बहुत चैलेंजिंग है पेशेंट के लिए, ये रिकर भी काफी होता है। अच्छा। हम्म। ऐसा है कि चिल्ड्रंस में जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करता है? हाँ, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है। ओके ओके, ये मैंने भी ऑब्जर्व किया था प्रैक्टिस में। एंड ये जो केस है इसने बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड किया था, लाइक इन 3 मंथ्स ओनली ही रिस्पॉन्डेड। आपने कभी विटिलिगो में वर्म्स कंसिडर किया है एज अ कॉज? नहीं यार। क्योंकि लेविमिजॉल ही है ना ड्रग। लेविमिजॉल हाँ। शायद हाँ दिया है उन्होंने। तो आई अच्छा थिंक अच्छा। हम लोग जब शुरू करते हैं ना आयुर्वेदा, तो हम लोग वर्म से ही शुरू करते हैं कि ये छोटा बच्चा है, चॉकलेट्स एंड ऑल उसका इंटेक होगा। तो हम लोग वर्म से ही चालू करते हैं, और उसका है ना वर्म से ही रिस्पॉन्ड हुआ था। मैंने उसको डिवॉर्मिंग ही दिया था आयुर्वेदिकली। तो उसका ओ। रिजल्ट भी मैंने पोस्ट किया था। यस यस, एंड विटिलिगो में हमारे कुछ ड्रग्स अच्छे हैं। काफी सारे अच्छे ड्रग्स हैं, लाइक स्वयंभू गूगल हम लोग यूज करते हैं विटिलिगो में, एंड विच रियली गिव अस गुड रिजल्ट्स। तो ओके, ये तो विटिलिगो है, सिंपल है डायग्नोसिस करने के लिए, बट विल गो डिफरेंशियल डायग्नोसिस और जाता है। ओके, वन मोर, दिस एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया मैम। हाँ हाँ हाँ, मेल हाँ हाँ पैटर्न हाँ हाँ हेयरनेस। हाँ 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 हाँ। तो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में तो आपका तो पैटर्न बना है ना, मिनॉक्सिडिल है, फिनोस्टेराइड है, एंड मल्टीविटामिन, हम्म राइट? सो हम्म। मिनॉक्सिडिल का कैसा है, लाइक कब, जब तक दो टेफिलेशन पीरियड, टेल अस अबाउट मिनॉक्सिडिल ना। हाँ नहीं, मतलब वही रहता है कि जब तक देते हैं तब तक रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, छोड़ते ही वापस से हम्म। सेम, मतलब उस पे आने लगता है, सेम स्पीड से फॉल होने लगता है। तो पेशेंट्स जो है उनकी कंप्लायंस भी बहुत पुअर रहती है क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म तक यूज करना पड़ता है। बाकी एंड ये। जीएफसी हाँ एंड पीआरपी आप हाँ, करते हो? मतलब हम्म थोड़ा थोड़ा, बट उनका रिजल्ट भी मुझे 19-20 ही लगता है। टू बी हम्म ऑनेस्ट, मतलब उतना हम्म इफेक्टिव है कि नहीं है, कोई कोई पेशेंट लोग ही बोलते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, बाल अच्छे हुए। बट हम्म मेरे को ऑनेस्टली बहुत ज्यादा ऐसा ग्लैमरस रिजल्ट उनका लगा नहीं। तो मतलब 5 6 7 स्टेज को आप डायरेक्टली हेयर ट्रांसप्लांट बोलते हो, और फिर 1 to 4 स्टेज को आप मिनॉक्सिडिल एंड फिनास्टेराइड जैसा देते हो, हाँ हाँ राइट? हाँ, बिल्कुल। ओके। एंड हेयर सीरम्स जस्ट लाइक रेडेंसिल, प्रोकैपिल, कैपिक्सिल, ये वर्क करता है? थोड़ा थोड़ा रोल है इनका, मतलब एडिटिव हम्म। बेनिफिट है मिनॉक्सिडिल के साथ, बट इंडिपेंडेंटली इतना काम नहीं करते। ओके, और एक्सोसोम्स आप यूज कर रहे हो प्रैक्टिस में कि अभी आप? एक्सोसोम्स तो अभी नहीं। ओके। QR678 करके एक मॉलिक्यूल आया था, आपको पता है? हाँ। हाँ, वो करता है उस वर्क? उसका मेरे एक फ्रेंड ने करवाया था, तो वो बोल रहा था कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। हम्म। बाकी आई एम येट टू यूज इट इन माय क्लिनिकल प्रैक्टिस। ओके, सो एंडोजेनेटिक एलोपेशिया, पुअर प्रोग्नोसिस, एंड जाने ही वाला है आफ्टर 5 6 years, वही है। फॉर 5 6 7 स्टेज हेयर ट्रांसप्लांटेशन, एंड 1 to 4 मेडिकली मैनेजमेंट। ओके, सो वन मोर, आर यू गाइज एंजॉइंग? पहले मैं सबको पूछ लेता हूँ, इफ यू गाइज आर एंजॉइंग, कैन आई गेट सम रिस्पॉन्सेज? ओके मैम, सो नेक्स्ट वन इज दिस वन। हाँ, ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम्म। मतलब ये केस, मतलब सेबोरिक डर्मेटाइटिस, कुछ इन्फेक्टेड एक्जिमा, कुछ ऐसा हो सकता है। हाँ हाँ, पेरिकॉन्ड्राइटिस, सेबोरिक डर्मेटाइटिस, सोरियासिस, ये सब फंगल। हम्म। सो ये इसका तो डायग्नोसिस सेबोरिक डर्मेटाइटिस था। तो आप सेबोरिक डर्मेटाइटिस के बारे में कैसे बोलो, मतलब अब एंटी फंगल सेबोरिक एक्शन, हाँ डर्मेटाइटिस भी ऐसी हाँ। ही प्रॉब्लम है जो बार बार रिकर करेगी, पेशेंट बहुत हम्म ही, मतलब हम्म ऐसा है कि फ्रीक्वेंट हेड बाथिंग उनको एडवाइस करना है, वरना ये हम्म क्रस्टिंग जो है वो स्कैल्प से क्लियर ही नहीं होती है। हम्म और तो मतलब बाकी पेशेंट खुद ही आकर इसके बारे में बताने लगते हैं कि ये डिफ्यूजली प्रेजेंट होगी स्कैल्प पे, लोकलाइज नहीं होगी, कहीं कहीं फोकल एरियाज पे नहीं होगी। हम्म। तो आप एंटी फंगल शैम्पू अलोंग विद लोकल स्टेरॉइड देते हो, राइट? हम्म। बस, और इसका कॉज तो फिर फंगस ही है। यस, एंड मिड स्टर्नल एरिया, नेप ऑफ द नेक, ईयर रीजन, हम्म। स्कैल्प, आईब्रोज, ये सब कॉमन एरियाज है सेबोरिक डर्मेटाइटिस के, राइट? और कुछ मैडम, इसका प्रोग्नोसिस तो ठीक है, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द हाइजीन एंड एवरीथिंग, राइट? हाँ। हम्म।
ये भी आपका ही केस था ना, सेबोरिक डर्मेटाइटिस वाला ये? हाँ 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 हाँ, हाँ। ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस। ये कैसा है अभी इसका? ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया है। ओके, विल मूव टू दिस। जो स्कारिंग एलोपेशियाज है, आप उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस प्लीज बताओ, एंड कैसे मैनेज करते हैं? स्कारिंग एलोपेशिया में सबसे कॉमन तो मैंने ऑनेस्टली ना डीएलई देखा है। अच्छा। तो हाँ, हम्म उसके अलावा लाइकन प्लानस पिगमेंटोसिस भी काफी देखा है। ये बाकी एलपीपी वाला ही है। हाँ, बाकी ये ट्रोमेटिक मतलब एज इन फंगल इन्फेक्शन के सेकेंडरी भी हो सकता है, स्टेफिलोकोकल हम्म इन्फेक्शन के सेकेंडरी भी हो सकता है, हम्म और सूडोप्लेड ऑफ ब्रोक वगैरह या फिर फ्रंटल फाइब्रोजिंग एलोपेशियाज, ये सब मतलब हम्म रेयर एंटिटीज हैं। बट टू बी ऑनेस्ट मतलब एक बार स्कारिंग सेट इन हो जाती है ना तो ट्रीटमेंट इतने बढ़िया है नहीं। बाल एक बार हम्म। जाने के बाद आते नहीं है। स्कारिंग में हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते बाल आएंगे, राइट? बेसिकली द हेयर फॉलिकल इज डेड, सो नो चांस ऑफ रीग्रोथ, है ना? हाँ, बस प्रोग्रेशन वगैरह आप थोड़ा मैनेज कर सकते हो, बाकी हम्म उसमें कुछ ज्यादा रिलीफ आप पेशेंट को दे नहीं पाओगे। ये बेसिकली ये एलपीपी वाला ही केस था। इसका हम लोग ने बायोप्सी भी कराया था, तो ये बायोप्सी प्रूवन एलपीपी वाला केस है। लेकिन ये इसको आयुर्वेदिकली हम लोग ट्राई कर रहे थे, लेकिन स्कारिंग में यूजुअली रिजल्ट्स नहीं आता है, हम लोग एक्सपेक्ट कर नहीं सकते रिजल्ट्स। तो इसको भी वैसे ही एक्सप्लेन किया था। सो ये वही केस है। सो वन मोर डिफिकल्ट केस मैम, दिस वन। ये टीबी है क्या? हाँ, ये टीबी वाला केस है, बट ये देखकर फंगल लगता है क्योंकि हाँ एक्जिमा लगता हाँ, है, मे बी सोरियासिस एन्युलर। ऑल्सो। हाँ, बट ये ना, ये बाद में जाके एक्चुअली इसको ना एब्डोमिनल कॉक्स था। दिस इज क्यूटिनियस मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस ट्यूबरकुलोसिस। और हम्म। इसका ये जो राइट, टॉप राइट में जो ब्लैक मार्क है ना, वो स्टिच लिया है क्योंकि इसका बायोप्सी किया था, तो फिर पता चला कि इसको क्यूटेनियस ट्यूबरकुलोसिस भी है। तो आप बोलो क्यूटेनियस टीबी के बारे में, फिर कैसे आपको लीजन्स मिलते हैं? मतलब वो तो क्लिनिकल सस्पिशन पे ही आएगा। क्यूटेनियस टीबी बहुत टाइप का होता है, हम्म स्क्रोफुलोडेर्मा हो गया, लाइक हम्म मतलब हम्म लाइकन स्क्रोफुलोसोरम हो गया, या फिर लूपस वल्गैरिस हो गया, या फिर हम्म अम, मतलब टीबीवीसी हो गया। तो बहुत टाइप का होता है, तो क्लिनिकल सस्पेशन पे करोगे, फिर बायोप्सी अल्टीमेटली आपको करानी पड़ेगी। बायोप्सी करना। बायोप्सी ट्रीटमेंट। विल गिव यू द डायग्नोसिस, राइट? तो जो मॉर्फोलॉजी होता है क्यूटिनस ट्यूबरकुलोसिस का, तो आपने तो काफी सारे टाइप्स बोले, लेकिन जनरल मॉर्फोलॉजी क्या होता है कि इससे हम लोग सस्पेक्ट कर सकते हैं कि वी शुड गो फॉर बायोप्सी नाउ? मतलब आपको ना वो हम्म एक बार आप मतलब एज इन दो तीन केस देख लोगे तो समझ आएगा कैसा दिखता है। एक हम्म एंड से ऐसा लग रहा होगा ग्रो कर रहा है, दूसरे एंड पे स्कारिंग हो रही होगी। तो हम्म ऐसा लीजन बोलते हैं यूजुअली रहता है टीबी का। ओके। और इसको ट्रीटमेंट फिर एंटीकॉक्स? हम्म। तो ओके, लोकली कुछ नहीं फिर लोकली? लोकली कुछ काम नहीं करेगा इसमें। ओके, और इसका प्रोग्नोसिस फिर क्यूटिनस टीबी का इज गुड? ठीक है, मतलब इन्फेक्शियस डिजीज तो एक बार को चली जाती है, बट दवाई लंबी चलेगी। राइट राइट राइट। ओके। तो ये तो एक्चुअली ये जो केस है ना, ये ऑलमोस्ट 1.5 ईयर ये फीमेल थी। तो ये अब रेड एक देख रहे होगे नीचे, तो उसके ना टीबी वाले टैबलेट्स ही है। तो ये एब्डोमिनल कॉक्स पहले डायग्नोज हुआ, फिर बाद में क्यूटेनियस ट्यूबरकुलोसिस भी बाद में डायग्नोज हुआ। तो इसको यूजुअली किसी ने पहले फंगल बोला, फिर एक्जिमा बोला, फोटोडर्मेटाइटिस, ऐसे सब उसका 1-1.5 साल चला गया। फिर किसी ने बायोप्सी करा दिया, तो मे बी एब्डोमिनल कॉक्स वाज द क्लू फॉर बायोप्सी। तो डिफिकल्ट तो है ही। एनीवेज, दिस वन। ये सोरियासिस एलपी। एलपी है। एलपी वॉइलेशियस पेपुलर फ्लेक्सस इचिंग, ये एलपी है। सही है, लेकिन सही। हाँ हाँ हाँ, ओके। आप इसके बारे में कुछ बोलोगे एलपी के बारे में? मतलब वही जो तुमने बताया, वॉयलेट कलर का इची हम्म रेज्ड हम्म पैप्यूल या प्लाक होगा। हम्म। ट्रॉमा जहाँ पे भी होगा वहां पे ही अकर हो जाता है। कोबनस फिनोमेना इज पॉजिटिव, है ना? हम्म। ओके, दिस वन, ये तो आपने काफी देखा होगा। ये स्केबीज है क्या? हाँ, स्केबिस स्केबिस स्केबिस, वेब्स ऑफ द फिंगर, वेरी कॉमन।
ठीक है। इसमें आप कैसे ट्रीट करते हो स्केबिस को? वही मतलब परमेथ्रिन, गामा हम्म, हेक्सा बेंजाक्लोराइड, मतलब जी कोई एक बेंजीन बीबी लोशन। हेक्साक्लोराइड भी रहता है, हाँ हाँ हाँ, लिंडेन। लिंडेन लोशन 1%, राइट। ये हम लोग पीएचसी डेज, जब इंटर्नशिप डेज में ना काफी देखते थे। अभी तो मतलब काफी अच्छी जगह प्रैक्टिस है, तो मतलब हाई फाई एरिया है, तो इधर तो मैंने स्कैबिस अभी तक तो नहीं देखा है, बट मे बी हम पुदार में थे ना गवर्नमेंट में, तो काफी स्कैबिस देखा था। ओ, नॉट टू मच, बट एक महीने का 4 या फिर 5 हम लोग देखते थे। सही है सही है। ओके। ओके, चलो। और फिर वन मोर। ओके ओके ओके, सो दिस इज एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस, एंड इसका जो एक्चुअली इसका प्रोग्नोसिस अच्छा था मेरे, मतलब वो क्रॉनिक वाला केस था। एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस, यू कैन सी सुपरफिशियल स्केलिंग, एंड देयर वाज एरिथेमा बैकग्राउंड में। बट दिस केसेस आर वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। मैम भी आपको बोलेंगे कि ये क्या मैम, इसका कॉम्प्लिकेशंस आप प्लीज इनको बोल दो ना। हाई कार्डियक मतलब आउटपुट, यार, हार्ट फेलियर। हाँ हाँ हाँ, अरेथ्रोडर्मा की कॉम्प्लिकेशन में हाई आउटपुट, कार्डियक फेलियर, प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी हाँ और ये हाँ सब रहते हैं। हाँ, हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया, दिस कैन बी द कॉम्प्लिकेशंस, और ये थोड़े से टफ केसेस होते हैं। हम लोग भी जब वार्ड में एडमिट करते थे तो थोड़े से डरते ही थे कि ये कभी हाइपोथर्मिया में ना चले जाए, हार्ट फेलियर में ना जाए। और इसके लिए हम लोग हार्ट फेलियर के लिए हम लोग लैसिक्स देते हैं, फिर लैसिक्स देने के बाद वाटर आउट होता है, फिर स्केलिंग फिर से बढ़ जाता है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टू ट्रीट वाली केसेस है, बट ये केस में मुझे रिजल्ट आया था जब मैं पुदार में था। अभी रिथोडमिक तो कम देखने मिलता है, लेकिन ठीक है। मैम और भी कुछ क्वेश्चंस है कि आपको वियर्डेस्ट स्किन मिथ क्या सुनने मिला था आज तक? वियर्ड स्किन में मतलब स्किन केयर जो लोग फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम से देख के, उसमें मुझे एक चीज जो थोड़ी गलत हम्म लगती है, मिथ नहीं है एक्चुअली, हम्म, बट एक रॉन्ग स्किन केयर ट्रेंड है कि एक्ने वाले लोग विटामिन सी सीरम लगाने लगते हैं, तो अच्छा। उससे एक्ने ब्रेकआउट ज्यादा होते हैं। ओके, और आप कैसे ट्रीट करते हो एक्ने को? माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, कैसे कैसे करते हो? एक्ने को ग्रेडिंग, हाँ हाँ, ग्रेडिंग नहीं, आप ट्रीटमेंट कैसे करते हो इसमें, एक्ने में? मतलब वही जो सब लोग देते हैं, रेड मतलब आइसोट्रेटिनोइन वगैरह। तो आइसोट्रोन आप सब केसेस में नहीं यूज करते होगे ना, मतलब कुछ केसेस में आप आइसोट्रोन यूज करते हो, तो बाकी केस में आप डॉक्सी और मे बी रॉक्सीथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन जैसे एंटीबायोटिक, राइट? हाँ, एजिथ्रो वगैरह। एक सेकंड, बस एक सेकंड। ओके, इफ एनीवन इज हैविंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्किन डर्मेटोलॉजी और ये बाकी सब केसेस, यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स। एंड फॉर एक्ने इन आयुर्वेदा, मुझे तो काफी अच्छे रिजल्ट आए थे एक्ने में। हम तो लीच एंड ऑल सब अप्लाई करते हैं। अभी मेरे पास है ना 2 केसेस है एक्ने के। तो एक केस में तो सिस्टिक एक्नी है, तो सिस्टिक सिस्टिक एक्नी है, पेपिलोसिस्टिक एक्नी है। और जो दूसरा केस है वो भी सिमिलर ही है, उसमें भी पेपिलोसिस्टिक एक्नी है विद स्कारिंग है, पिटेड स्कारिंग है। तो अभी लास्ट कुछ महीनों से मैं स्वर्णराज मंगेश्वर यूज करने लगा हूँ इन एक्ने, बिकॉज वो शुक्रगत भी जाता है। एंड दूसरा, मेरे मुझे ऐसा लगता है वो कफवत शामक, बट मेरी फ्रेंड बोलती है वो पित्त कफ शामक है, तो वो ज़्यादा राइट रहेगा। तो वैसे तुम यूज कर सकते हो स्वर्णराज मंगेश्वर। एंड वंगा एक्सेलेंट कुष्ठग्न भी है, और कफ डोमिनेंट कुष्ठ को भी अच्छे से ट्रीट करता है, तो आप यूज करो। क्रोमिग्न भी है वंग जो है। तो यस, स्वर्णराज मंगेशकर, मुझे तो रिजल्ट्स नो टाइम, लाइक 7-10 डेज में मुझे रिजल्ट्स मिला है स्वर्णराज मंगेशकर से। इन ये जो सेबोरिक डर्मेटाइटिस वाले केसेस में भी मेरे को 3-4 डेज में रिजल्ट्स मिला है स्वर्णराज मंगेशकर से। तो आप यूज कर सकते हो। डोसेज तो देख लो बुक से, आपको कैसा लगता है। 30-40 मिलीग्राम ही पर डे यूज करना है, ज्यादा यूज नहीं करना है। अल्टीमेटली वो वंग है ना, लेड है, तो ध्यान से। इवन रसमानिक के भी आप थोड़ा सा 30-40-50 मिलीग्राम, 60 मिलीग्राम तो सीवियर केसेस में, 100 तो मैं गया ही नहीं हूँ। मतलब पहले जाता था, तब वो अलग क्वालिटी का हम लोग यूज करते थे ना, तो अभी तो प्रॉपर क्वालिटी की बसमाज है, तो वेरी लेस, 30-40-50 मिलीग्राम, 60 मिलीग्राम ज्यादा से ज्यादा। और 60 मिलीग्राम भी उनको जिसका बहुत ज्यादा सीवियर है। रसमानिक के भी अल्टीमेटली वो तुम देखोगे तो मर्क्यूरी है ना,
नहीं, हर तार क्या? आर्सेनिक है। Arsenic is dangerous. So anyone is having questions, please? Yes. मैम, are you there? रिकरेंट मेलाज्मा के बारे में एक क्वेश्चन है। शायद हेलो, मैम इज, हाँ हाय। हाँ मैम, या मैम। सो मेलाज्मा रिलेटेड आप क्या बोलोगे? मेलाज्मा यार मेलास्मा तो बहुत टफ टू ट्रीट है। डीपिगमेंटिंग एजेंट्स ट्राई कर सकते हो, एंटीऑक्सीडेंट्स ट्राई कर सकते हो, बट जो भी देते हो रिस्पॉन्स खराब ही है। और व्हाट अबाउट ग्लूटाथियोन, ये वर्क करता है? 19-20 मतलब वही वैसा ही है जैसे हेयर सीरम्स है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, बट आप भी बोलो आपका व्यू, क्योंकि आप तो एमडी डर्मेट भी हो। मुझे ऐसा लगता है कि ग्लूटाथियोन से हेयर ग्रोइंग, अर्ली हेयर ग्रोइंग होता है, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज टारगेटिंग मेलानिन। तो आप मानते हो इसमें? मुझे इतना ज्यादा ये चीज नहीं लगती क्योंकि एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह ही काम करता है ग्लूटाथियोन। अच्छा, तो आप आईवी डोसेज अगर देना ही है किसी को, तो कैसे देते हो? मतलब यूजुअली हम लोग क्या करते थे, 600 मिलीग्राम का एक आता है ना, तो हम ना 2.4 3 to 5 ग्राम देते थे इनिशियली, देन वी यूज्ड टू टेपर इट बाय 600। तो एंड आई हैव सीन दैट पार्लर पीपल हैव आल्सो स्टार्टेड यूजिंग दिस ग्लूटाथियोन। तो फिर हाँ, हाँ, तो मैं तो यूजुअली नहीं देता हूँ, बट अगर पेशेंट मुझे खुद बोल रहा है कि ग्लूटाथियोन चाहिए तो फिर मैं देता हूँ। नहीं तो यूजुअली मैंने ग्लूटाथियोन तो मैं तो आयुर्वेदिकली ट्रीट कर लेता हूँ उसको, बट इफ एट ऑल कोई बोलता है देना है मुझे, लेना है मुझे ग्लूटाथियोन, तो मैं देता हूँ। बट आई हैव सीन कि अर्ली हेयर ग्रोइंग होता है क्योंकि वो मेलानिन को टारगेट कर रहा है। तो बट ठीक, अपने पास इतना रिसर्च पेपर्स एंड ऑल नहीं है, तो फिर बोल नहीं सकते। ठीक है। स्किन केयर रूटीन आप क्या बोलोगे बाकी सबके लिए? एक आइडियल स्किन केयर रूटीन तो ठीक है, बट इन कॉस्ट इफेक्टिव स्किन केयर रूटीन कैसे बोलोगे? व्हाट डू यू फॉलो? मतलब वही एक सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर तो बेसिक है। हम्म। बाकी अपनी कंडीशन, स्किन कंडीशन के अकॉर्डिंग सीरम्स वगैरह ऐड कर सकते हो। तो दोनों सनस्क्रीन में आप डिफरेंस। फिजिकल और केमिकल सनस्क्रीन आप डिफरेंशिएट कर दोगे, या फिर आप मिक्स ही सब कुछ यूज कर दो सब में? नहीं मतलब ऐसा बोलते हैं कि फिजिकल सनस्क्रीन सनरेज को ब्लॉक करता है, केमिकल जो है वो एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करता है, हाँ। तो एक फिजिकल रिफ्लेक्ट करता मतलब है, एक वो एब्जॉर्ब जिंक ऑक्साइड करता है। वाला, जिंक ऑक्साइड हाँ, एंड, हाँ हाँ। तो वो एब्जॉर्ब, वो डिफ्लेक्ट करता है, और केमिकल सनस्क्रीन यानी कि एवोबेंजीन, ऑक्सीक्लोरोबेंजीन वाला वो एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करता है। फिजिकल ओके। मेरे हिसाब से थोड़ा सा बेटर हुआ, पर बाकी लिटरेचर जो हाँ सपोर्ट हाँ। करता है वही हमें बोलना है। ओके, और फिर मॉइस्चराइजर में फिर कैसे? मॉइस्चराइजर तो कोई भी नॉर्मल मॉइस्चराइजर, बट मेरी थोड़ी एक्ने वाली एक्ने प्रोन स्किन है, तो थोड़ा अच्छा। एक्ने प्रोन स्किन के लिए सेंसिटिव मतलब। हम्म। एंड व्हाट अबाउट फेस वॉश क्लिंसर कैसे? फेस वॉश आपको आइडियली तो दिन में 2 बार करना चाहिए, और वो भी मेडिकेटेड फेस वॉशेस भी आते हैं, नॉन मेडिकेटेड भी आते हैं। तो अगर कोई स्किन कंडीशन है तो मेडिकेटेड यूज करना, मतलब बाकी एंड, जेंटल फेस वॉशेस यूज करो, माइल्ड क्लेंजर्स यूज करो। अच्छा, अभी तो काफी ज्यादा, यूजुअली तो मैं भी किसी को होम रेमेडीज एंड एवरीथिंग सजेस्ट नहीं करता हूँ। जो भी कुछ है क्लिनिक से ही प्रोवाइड करता हूँ। बट इफ एट ऑल समवन इज अप्लाइंग टर्मरिक, हनी, बेसन, एवरीथिंग, उस पे आपका क्या व्यू है? मेरे को लगता है थोड़ा बहुत बेनिफिट है इन सब चीजों का। इतनी पुरानी चीजें ये रस्में भी तो होती है जिनमें शादी वादी के टाइम पे हम्म। होंगी। अच्छा, बाकी लोग थोड़ा ओवर कर ओवर देते कर हैं। लेते हैं। हाँ, हम्म। वो गलत है। साइंस बैक हम्म। नहीं करती है। इवन मैंने मेलाकेयर में भी देखा है मैम, मतलब आपने भी काफी केसेस देखे होंगे ऐसे वाले, मेलाकेयर या फिर मेलाबेस्ट जो क्रीम है ट्रिपल कॉम्बिनेशन वाले। तो उसमें हाइड्रोक्विनोन, स्टेरॉइड और ट्रेटिनोइन है। तो वो लोग इतना ओवर अप्लाई करते हैं, इतना रॉन्गली अप्लाई करते हैं कि उनका हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। आपने भी देखे ऐसे केसेस? हाँ, हम्म। काफी कॉमन है ये। ओके, ठीक है। फिर एक दो हम लोग डाउट्स लेते हैं, डाउट्स इन द सेंस ऐसे ही लेते हैं, फिर हम 5 मिनट्स देन विल एंड दिस सेशन। ओके। मैंने ये क्वेश्चन लिखा था, व्हाट डू डर्मेटोलॉजिस्ट गॉसिप अबाउट व्हेन दे आर ऑफ ड्यूटी? ये बताओगे? वो तो मतलब आई थिंक इसका तो आंसर कुछ स्पेसिफिक होगा ही नहीं। जितना नॉर्मल अच्छा, लोग करते हैं वही हम लोग करते हैं।
तो बाकी आप जो स्पेशलिस्ट है उनके रिलेटेड आप गॉसिप करते हो कि मेडिसिन में तो क्या है, सर्जरी में तो क्या है, ऐसा कुछ होता है? हाँ, थोड़ा तो करते ही हैं जज बाकी लोगों को। हमारे पास फ्री टाइम भी थोड़ा ज्यादा ही होता है बाकी लोगों से। ओके ओके, नाइस। अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं होते तो फिर क्या होते? कौन सा ब्रांच सेलेक्ट कर दें? ये भी प्लास्टिक सर्जरी। ओह ग्रेट ग्रेट, तो आप सर्जिकली अब ज्यादा इंटरेस्टेड हो अभी? मतलब थोड़ा डरमा टाइप ही है, उसमें भी फीलिंग। नाइस, ओके। हाँ, और कुछ क्वेश्चंस हैं किसी को? तो अभी आपका ड्यूटी आवर्स क्या है, मतलब मॉर्निंग ओपीडी एंड अभी इवनिंग तो ओपीडी, राइट? ओपीडी अभी तो बस, इवनिंग का कुछ नहीं है। नाइस नाइस। एंड एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, लाइक मे बी कोई प्लीज ऑफेंड मत होना, हम लोग तो ऐसे ही पूछ रहे हैं। आपने ना आपके इंस्टा बायो में अनरिजर्व लिखा है, लाइक मैं भी हम्म। तो ओपन से ही हूँ और मैंने भी बहुत ज्यादा मार्क्स लेके क्रैक किया था ओ, एग्जाम, बट व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस, लाइक व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस कि क्या होना चाहिए आइडियल? मुझे लगता है कि बहुत अनफेयर हो रहा है ये सब लोगों हम्म। के लिए। क्योंकि मतलब रिजर्वेशन जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है, 70-80% सीट्स रिजर्व हो गई है। प्लस उसमें फैमिलीज जो है, जो ऑलरेडी प्रिविलेज्ड लोग हैं, जिनके घर में डॉक्टर इंजीनियर है, वही लोग डॉक्टर इंजीनियर बन पा रहे हैं। तो इससे एक गरीब बच्चा जो ओपन का भी है वो बहुत डिसएडवांटेज पे है। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि पैसों का रख लें, बट उसके अलावा ईडब्ल्यूएस रख लें, बट उसके अलावा वाली कैटेगरी सब 70 ईयर्स हो गए हैं, जितनी अपलिफ्टमेंट होनी थी काफी हो चुकी है, तो उसको डिक्रीज कर दे। बजाय कि इंक्रीज करने के, परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन शुड बी डिक्रीज टू क्वाइट लेस। वो मतलब ऑनेस्टली मेरे को लगता है। ओके ओके ओके, नाइस। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर अरे बीइंग ऑन द कोई नहीं, पॉडकास्ट। दोबारा कभी करेंगे। हाँ जी, ये सेशन। हाँ हाँ, आप पेशेंट्स के बीच में, आई अंडरस्टैंड। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। और ये हम लोग पॉडकास्ट ना मेरे यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर देंगे, फिर वापस से दोबारा कभी और अच्छे से और कुछ अलग क्वेश्चंस लेंगे। बट जितना भी आपने सुना 30-40 मिनट्स, वो इम्पोर्टेंट ही है, एवरी लाइन इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है कोई किसी लेक्चर से या फिर पॉडकास्ट से। सो थैंक यू मैम एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हम लोग फिर से कभी तो पॉडकास्ट लेंगे नेक्स्ट संडे, फिर मैं कोई नए गेस्ट के साथ नया एक पॉडकास्ट। और वो ठीक थोड़ा है। सा वेल मैनेज मैं करूंगा। अभी हो गया यूट्यूब ओके। में, फिर बाद में इंस्टा पे, फिर टेलीग्राम पे, तो प्रॉपरली मैं बताऊंगा कि कहाँ लिंक आने वाला है और कहाँ क्या करना है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू ओके। सो मच मैम।